हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS एकेडमी मढ़ौरा में। आज हम लोग MTS में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन है जिन्हें आप याद करें, निरंतर देखें। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? देखिए, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बनेगा, देखिए, ऑप्शन ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, इनाम गांव, यह महाराष्ट्र में, इनाम गांव महाराष्ट्र में, और यह जो है यह घोर नदी के दाएं तरफ है, घोर नदी के दाएं तरफ है। और भीमा नदी, घोर नदी और भीमा नदी के केंद्रीय भाग के आसपास यह क्षेत्र है। भीमा नदी के करीब 1800 से 1200 BC प्राचीन यह स्थल है आपका पुरातात्विक स्थल, जिसका नाम है इनाम गांव, इनाम गांव, और यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन है आपका वाटकल, मस्की, ब्रह्मगिरी और बोर्जहोम। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बोर्जहोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बोर्जहोम की बात करें तो बोर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर में स्थित बोर्जहोम है। करीब यह नौ पाषाण काल का यह स्थल है, और ऐसा माना जाता है कि यह स्थल एक गर्तवास के रूप में था। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक स्थल का 9 पाषाण काल, आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के पहले पाषाण काल थे, 3 पाषाण काल थे, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और 9 पाषाण काल थे। इसमें 9 पाषाण काल में एक बुर्जहोम था जो कि एक गर्त हुआ करता था। इसमें कई साक्ष्य मिले हैं। इसमें सीढ़ी लगी हुई, सीढ़ी के साक्ष्य मिले हैं, जो स्टेप बाय स्टेप ये नीचे की तरफ जाते हैं सीढ़ी। और इसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इस बुर्जहोम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है जीके, आप इसको याद करें। तीसरा प्रश्न है, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? देखिए, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है कलदेशक, ईदगाह, दरगाह और खनका। तो आंसर बनेगा आपका दरगाह। जो सूफी संत हुआ करते थे उनके मकबरे को दरगाह कहा जाता है। और इसकी बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे संत हुए जिनके दरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। पीर वली, प्रसिद्ध सूफी संत पीर, उसके बाद हम बात करेंगे वली, और वली या बोले तो दरवेश, या दरवेश की दरगाह सबसे महत्वपूर्ण रही, इनकी कब्र महत्वपूर्ण रही। और मुस्लिम इसकी यात्रा करते हैं, मज़ारों पे, दरगाहों पे जाते हैं, और मुस्लिम जब इसको जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं इनकी कब्रों पे, उसको जियारत कहा जाता है। मुस्लिम जब यात्रा करते हैं इन सूफी संतों के दरगाहों पे तो उसको जियारत कहा जाता है, जियारत।
तो बिल्कुल आप इसको याद कर लें। इसके अतिरिक्त अगर दरगाह की बात करें तो इन दरगाहों में बैठने का, ठहरने का, विश्राम करने का इसमें व्यवस्था किया गया, जिसे खानकाह भी कहा जाता है। चौथे प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है आपके लोथल, मोहनजोदड़ो, चान्होदरो और हड़प्पा। तो आपका आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा। हड़प्पा जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो रावी नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा। अगर इसकी बात करें तो हड़प्पा एवं चान्होदरो दोनों स्थल हैं विशेष रूप से, और ये दोनों स्थल पाकिस्तान में स्थित हैं। ये दोनों स्थल अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर बनेगा पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध में स्थित है ये स्थल। अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था लोथल, और ये लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाखन, सुंदरदास, दादू दयाल और चोखा मेला, ये 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर बनेगा आपका चोखा मेला। चोखा मेला की बात करें तो ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं। महाराष्ट्र के ये प्रसिद्ध संत थे महाराष्ट्र के। इन्होंने कई अभंगों की रचना की। अगर हम बात करें तो ये दलितों के प्रथम महान संत थे। संत बोले तो ये प्रथम महान संत या कवि थे, इनका नाम था चोखा मेला। इन्होंने, अगर हम बात करें इनके गुरु का, तो नामदेव इनके प्रमुख गुरु थे। इनके प्रमुख गुरु में नामदेव का नाम आता है। और इन्होंने, चोखा मेला ने किस भगवान की, तो इन्होंने भगवान विठोवा की आराधना की। भगवान विठोवा की आराधना की चोखा मेला ने। तो 5वां क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कहता है, हाफिज किस सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह को दीवान या दीवाने हाफिज के नाम से जाना जाता है? 15वीं, 17वीं, 14वीं या 16वीं? तो 6 का आंसर बनेगा सी। अगर हम बात करें तो हाफिज जो थे ये मुख्य रूप से प्रेम एवं भक्ति का मिश्रण था। इनके रचनाओं में, इनके कविताओं में प्रेम और भक्ति का मिश्रण हुआ करता था। इनकी अगर हम भाषा की बात करें तो इन्होंने अपनी कविता की जो भाषा है, इन्होंने अपनी भाषा रखी अरबी एवं फारसी भाषा रही। और यूनेस्को ने इनकी कविता को विश्व विरासत घोषित किया है। विश्व विरासत घोषित किया है हाफिज की, या यूं बोले हाफिज के कविताओं को देखते हुए प्रेम और भक्ति पे आधारित इनकी कविताएं हुआ करती थी। इनके कविताओं की संग्रह थी, वही इनका मुख्य रूप से संग्रह था
कि इनकी कविताएं अरबी और फारसी भाषा में थी। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लें। खिलजी राजवंश ने किस ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया? तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1206 में गुलाम वंश के शासकों ने शासन करना शुरू किया। उसके बाद खिलजी आए और खिलजियों का शासन जो रहा, खिलजी वंश की अगर हम बात करें, सबसे पहले हाफिज, जो पिछला क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें तो आंसर हो जाएगा सी, ये आपका हो जाएगा 14वीं सदी। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1200, पहले सबसे पहले आंसर कर लें, 7 का आंसर हो जाएगा बी। 1290 से 1320 तक खिलजियों का शासन रहा। अगर हम बात करें तो खिलजी वंश की स्थापना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। और अगर हम तारीख की बात करें तो 13 जून 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई। इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहे, अलाउद्दीन खिलजी, और इस वंश का जो अंतिम शासक रहा, अंतिम शासक मुबारक खिलजी रहा। अंतिम शासक मुबारक खिलजी था। तो ये 13 जून 1290 से 15 अप्रैल 1320 तक भारत पर या दिल्ली पर कहें तो खिलजी वंश का शासन था। खिलजी वंश ने भारत पर करीब 30 वर्षों तक शासन किया। 30 वर्षों तक शासन किया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। 30 वर्षों तक शासन किया इन्होंने। 8वां प्रश्न है, 8वें प्रश्न को देखेंगे। 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो सबसे पहले 8 नंबर का आंसर जान ले। 8 का आंसर हो जाएगा डी और आंसर बनेगा शाहजहां। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया। इन शाहजहां का कार्यकाल 1627 से लेकर 1658 तक रहा। मुगल काल में शाहजहां का जो काल है, स्थापत्य काल का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और जामा मस्जिद का निर्माण इन्होंने 1656 में करीब शुरू किया और निर्माण 1656 में शुरू, 6 वर्षों में बनकर तैयार हो गया। जामा मस्जिद बनकर तैयार, और कहा जाता है कि लाल बलुआ पत्थर, या यूं बोले तो लाल संगमरमर से इस जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। यह जामा मस्जिद लाल किले से, अगर हम बोले तो लाल किले से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। 500 मीटर की दूरी पर स्थित है ये जामा मस्जिद। तो 8वां प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपका हो गया। अगर हम बोलें तो इसमें एक और जीके आपका महत्वपूर्ण है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया? तो श्रीरंगपट्टनम की बात करें सबसे पहले तो आंसर बी हो जाएगा। अंग्रेजों ने
टीपू सुल्तान को हराया। टीपू सुल्तान को हराया। टीपू सुल्तान जो है यह हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। 1799 में तृतीय आंग्ल 1799 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान से प्राप्त कर लिया। इस टीपू सुल्तान को हराने के लिए अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली ने इसमें भाग लिया। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर की उपाधि से जाना जाता है। इसने टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ऐसा कहा जाता है। और इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की टीपू सुल्तान ने, जो कि हैदर अली का पुत्र है और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित हो चुका है और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नवाब, तो भाई सबसे पहले देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कुशासन का आरोप लगाकर सबसे पहले अगर हम बात करें तो अवध पर कब्जा कर लिया। और अवध के अंतिम नवाब थे, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह 1847 से 1856। उस समय लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ने राजहरप नीति के तहत कुशासन का आरोप लगाकर इस अवध को बुरी तरीके से हड़प लिया। और अवध को हड़पने का जो मूल कारण था वह कारण था इसकी उपजाऊ भूमि का होना। इसी वजह से इसे हड़पा गया था। तो 10 का आंसर बनेगा ए। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किससे बनाया गया। ये प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किससे बनाया गया। तो सबसे पहले हम देखें, इसके 4 ऑप्शन है, अलीवर्दी खां, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मीर जाफर। तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मीर जाफर। मीर जाफर आपका आंसर होगा, बंगाल का नवाब था। और 1757 में मीर जाफर 1757 की लड़ाई में सिराजुद्दौला को पराजित करके बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी राज की स्थापना इसी 1757 की लड़ाई के बाद हो गई। 1757 प्लासी की लड़ाई हुई जिसमें मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बना। 1757 के बाद 1760 में मीर जाफर की जगह मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बनेगा डी। आइए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है निम्न में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून भेज दिया गया। तो सबसे पहले देखेंगे 12 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। 12 का डी आंसर बनेगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में सबसे पहले 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति देश के कई हिस्सों से शुरू हो गई थी। इसकी शुरुआत बंगाल से हुई थी और धीरे धीरे यह दिल्ली तक आई। मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया। मेरठ के कुछ सैनिकों के कहने पर इन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। और रंगून जेल में, जो आज वर्तमान में म्यांमार है, बर्मा म्यांमार, 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। तो इन्हें निर्वासित किया गया था और रंगून भेजा गया था। तो आपका आंसर क्या बनेगा 1857, ऑप्शन नंबर डी। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो सबसे पहले देखें
जालियांवाला बाग हत्याकांड, आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा बी। ऑप्शन है देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर बनेगा बी। 3 लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां लौटाई थी। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और जमुनालाल ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। इस प्रकार से सबने अपनी अपनी उपाधियों को यहां पर लौटा दिया। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल, ऐसा कि सबको ज्ञात है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जिसमें लगभग 1000 से अधिक भारतीयों के मारे जाने की संभावना थी। इस नरसंहार के बाद अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई 19 अक्टूबर 1919 और इस कमेटी का नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग में 5 अंग्रेज सदस्य थे, 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय सदस्य थे। 3 भारतीय में एक थे चीमनलाल सीतलवार, एक थे आपका चीमनलाल सीतलवार, ठीक है, एक ये थे और एक थे आपका साहबजादा सुल्तान, एक थे साहबजादा सुल्तान और इसके बाद देखें एक थे आपके जगत नारायण। तो ये 3 भारतीय इसमें थे। हंटर आयोग गठित किया गया था स्पेशली इसकी जांच के लिए, इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे, तो आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो 1922, 1916, 1912 और 1920। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो सबसे पहले हम देखें आंसर बनेगा इसका बी। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की और 1916 में ये अकेले नहीं थे, करीब कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों से होम रूल लीग यानी अंग्रेजों के संरक्षण में ही, है ना, अंग्रेजों के संरक्षण में ही संवैधानिक रूप से स्वशासन को प्राप्त करना ही होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य था। इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 14 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो 4 ऑप्शन है, संवाद कौमुदी, सोम प्रकाश, राष्ट्र गुफ्तार और महर्ता। तो देखिए इसका आंसर बनेगा 15 का ऑप्शन नंबर सी, 15 का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र गुफ्तार। राष्ट्र गुफ्तार आपका आंसर बनेगा। यूं कहें तो यह जो पत्रिका थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा अंग्रेजी और गुजराती में इस पत्रिका का संपादन किया गया था, राष्ट्र गुफ्तार का 1854 में यह प्रकाशित हुआ, 1854 में। और इसका मुख्य उद्देश्य था पारसी धर्म से अवगत कराना, देश को अवगत कराना, ठीक है। तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है उत्तर अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो अगर हम इस पृथ्वी की बात करें, सबसे पहले हम 16 नंबर के आंसर की बात करें तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारी पृथ्वी का बीच का जो रेखा है भूमध्य रेखा है
जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा के रूप में जानते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे हम मकर रेखा के रूप में जानते हैं। जब सूर्य भगवान उत्तर दिशा की ओर होते हैं तो दिन की अवधि लंबी होती है, और उस समय ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का सीजन होता है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर अयनांत के उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, तो आंसर बनेगा बी, ग्रीष्म ऋतु होती है। वैसे आप इसको याद करें, ये जो आपकी लाइन है कर्क रेखा है, ये लाइन मकर रेखा है, और ये लाइन विषुवत रेखा है। तो सूर्य की स्थिति जब दक्षिण की तरफ होती है तो दक्षिणी विषुव होता है, और जब उत्तर की ओर होती है तो उत्तरी विषुव, जिसे हम कर्क विषुव कहते हैं और मकर विषुव कहते हैं। तो सूर्य की स्थिति जब उत्तर की ओर से होती है तो ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। आंसर बनेगा बी। अब आता है एक महत्वपूर्ण सवाल कि उस समय सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आपका आंसर बनेगा 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन आप अच्छे से याद करें, समझ लें। आंसर बनेगा आपका बी। ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले 4 ऑप्शन देख लें। मेंटल कोर, मैग्मा, क्रस्ट, यानी इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, क्रस्ट। ये है आपका मेंटल और ये है क्रोड। यानी कि अगर नीचे की ओर पृथ्वी में 34 किलोमीटर तक का अगर हम भाग की बात करें तो 34 किलोमीटर तक का भाग यह क्या कहलाता है, 34 किलोमीटर तक का भाग यह क्रस्ट कहलाता है। उसके बाद क्रस्ट की बात करें तो इसके 2 मुख्य भाग हैं, एक है सीमा और एक है सियाल। सीमा और सियाल इसके 2 मुख्य भाग हैं। उसके बाद है मेंटल और उसके बाद है क्रोड, और ये क्रूड जो है यह मैग्मा के रूप में है, यानी कि पूरा एक द्रवित लावा के रूप में है जो जमा हुआ है। तो ये आपका क्रस्ट जो सीमा और सियाल है। क्रस्ट की बात करें तो औसत घनत्व यानी कि पूरा पृथ्वी का औसत घनत्व का अगर बात करें तो 2.7 ग्राम इसका घन सेंटीमीटर औसत घनत्व है सिर्फ क्रस्ट का, और पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग है ये। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आमतौर पर कितने मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हम 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लें। तो ये कहता है 1000 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर और 600 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी जो आकृति होती है आमतौर पर उसे क्या कहा जाता है, उसे पर्वत कहा जाता है। अगर हम पूरे पर्वतों की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी का 27% पर्वत है ना। पहाड़ी के रूप में है, धरातल के रूप में सबसे ज्यादातर बात करें तो पर्वत ही इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, पर्वतों को हम कई वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पर्वत हो गए, पठार हो गए, उसमें पहाड़ियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? देखिए भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत, तो अब हम देखें तो गंगखर पुनसुक अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पुनसुम, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको याद कर लें, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसको आंसर ही करवा देंगे। तो ये आपका भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। चार ऑप्शन है, कुला कांगरी, जोमोलहारी, गंगखर पुनसुम और गीप मोची। ये चार ऑप्शन है जिसमें गंगखर पुनसुम आपका आंसर हो जाएगा। तो देखें गंगखर पुनसुम की बात करें तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है यह भूटान का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। भूटान का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। अगर हम इसकी बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा बिना चढ़ाई वाला, बिना चढ़ाई वाला यह आपका पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा बिना चढ़ाई वाला पर्वत, और यह हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें श्रृंखला में और तिब्बत के पास स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है अगर पूछ दे तो एकदम तिब्बत के पास स्थित है यह आपका गंगखर पुनसुम। गंगखर पुनसुम, गंगखर पुनसुम पर्वत, इस पर्वत की अगर ऊंचाई की अगर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 7570 मीटर है। 7570 मीटर यह ऊंचा है। और बात करें तो ये तीन धर्म जो आपका हम बोल सकते हैं कि हिंदू धर्म, सिख धर्म, इन सभी का है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए सबसे पहले हम बात करें चार ऑप्शन की, बांग्लादेश, भारत, कंबोडिया और लाओस। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंबोडिया। कंबोडिया म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है। अगर हम बात करें तो सबसे छोटी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ इसकी साझा होती है। म्यांमार की सबसे छोटी सीमा बांग्लादेश के साथ होती है साझा। तो आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा देखिए चार ऑप्शन है, ओडिशा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका सबसे जो लंबा तट रेखा है वह आंसर क्या बन जाएगा? ये गुजरात का हिस्सा सबसे लंबा पड़ता है। करीब अगर हम इस तट रेखा की लंबाई की बात करें तो करीब 1600 किलोमीटर लंबी यह तट रेखा है। चलिए समुद्र तट की अगर हम पूरी तटीय लंबाई द्वीप समेत अगर हम बात करें तो 7516 अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर लंबा है। ऐसे अगर हम बात करें तो सबसे जो पूरा का पूरा अगर हम द्वीपों को छोड़ दें, बिना द्वीपों की बात करें तो 6100 किलोमीटर लंबा, जिसमें गुजरात सबसे लंबा है 1600 किलोमीटर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भूजल, महासागरीय जल, टैंक और जलप्रपात। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कौन सा? भूजल। तो भूजल जो कि हम निरंतर उपयोग करते हैं, इस भूजल को अपने कामों में उपयोग करते हैं। इस भूजल की हम बात करें तो इससे हम किससे प्राप्त करते हैं? तो इससे हम कुआं, नलकूपों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुआं से, नलकूप से प्राप्त करते हैं।
और भारत की अगर हम बात करें तो 85% जो जल है, यानी कि 85% पीने योग्य जल है जो प्रमुख रूप से भूजल है। 85%, 85% हम जल का प्रयोग हम भूजल का प्रयोग करते हैं पीने में, और इसके अलावा हम भूजल का प्रयोग हम खेती में, सिंचाई कार्यों में आदि में करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ जलवायुवीय दशाओं की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे शुद्ध पानी जो पीने योग्य हैं बर्फ के रूप में जमे हुए हैं और उनको परमाफ्रॉस्ट के नाम से जाना जाता है। परमाफ्रॉस्ट, जो जल पीने योग्य हैं और बर्फ बने हुए हैं उन्हें हम परमाफ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको सबसे पहले गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन कौन सा है, देखिए, आइए 23 नंबर अगला प्रश्न करेंगे हम। कहता है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन का हम चयन करेंगे। देखिए ऑप्शन ए कहता है यह तिब्बत में उद्भूत होती है। तो 23 नंबर प्रश्न के सबसे पहले हम आंसर के लिए ऑप्शन पढ़ेंगे। यह तिब्बत में उद्भूत होती है, इसका अधिकांश मार्ग भारत से बाहर स्थित होता है, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहां इसे दिबांग कहा जाता है, और यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। देखिए तो इसका आंसर क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो इसका आंसर बनेगा 23 का सी। यह कथन गलत है, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है जहां इसे दिबांग कहा जाता है। देखिए अगर हम इस ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में नाम चाबरवा पर्वत को काट कर भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, और यह करीब युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ऐसा माना जाता है कि तिब्बत में एक झील है मानसरोवर, उस मानसरोवर झील से इसका उद्गम हुआ है। मानसरोवर झील से उद्गम हुआ है। मानसरोवर झील से उद्गम यानी कि 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व चलने के बाद, दक्षिण पूर्व चलने के बाद यह करीब तिब्बत में दक्षिण पूर्व चलने के बाद यह आगे बढ़ती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दिहांग, देखिए अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है, लेकिन आपके ऑप्शन सी में क्या कहा गया है कि यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है और दिबांग कही जाती है। तो दिबांग नहीं, दिहांग कही जाती है। और अगर हम असम की बात करें तो यह जैसे ही असम में प्रवेश करती है, असम में यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करीब 2900 किलोमीटर लंबी यह नदी है, 2900 किलोमीटर लंबी है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में
916 किलोमीटर ही इसका अपवाह है, सबसे चौड़ा है। और इसकी कई सहायक नदियां हैं, है ना। कामेत है, लोहित है, दिबांग है, दिहांग है, कई इसकी है। तिस्ता है, भारसल है, ये मानसर है, कई इसकी सहायक नदियां हैं। भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर अपवाह है, जबकि यह नदी 2900 किलोमीटर लंबी है। जब यह बांग्लादेश में आती है तो गंगा नदी के साथ मिलती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का संयुक्त नाम पद्मा हो जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसको याद रखेंगे। तो आज हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे, 25 महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 24 नंबर, घाघरा और सोन नदी घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो देखिए चंबल, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो देखिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, घाघरा और सोन जो है यह गंगा नदी की सहायक है। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है गौमुख हिमानी से, और गौमुख हिमानी से निकलती है तो कई नदियां इसकी सहायक होती हैं। कुछ नदियां इसको उत्तर की तरफ से बाएं से, कुछ नदियां दाएं से इसमें प्रवेश करती हैं, इस गंगा नदी में, गंगा नदी में प्रवेश करती है। तो ये कहता है घाघरा और सोन नदी, तो घाघरा और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, और यह घाघरा जो है नेपाल से निकलती है घाघरा। और सोन नदी की बात करें तो सोन नदी पटना के समीप इकलौती नदी है जो उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिलती है, और यह बालू के लिए, सुनहरे रंग के बालू के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है सोन नदी। चलिए आगे बढ़ा जाए, और यह पटना के समीप आकर मिलती है ये सोन नदी। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज अंतिम क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ऑप्शन है गंगा के मैदान, छोटा नागपुर पठार, और राजस्थान नीलगिरी की पहाड़ियां। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये हो जाएगा आपका राजस्थान। चूंकि भारत का रेगिस्तान है, थार मरुस्थल है, इसलिए इसमें शुष्क मृदा पाई जाती है। इसमें कई ऐसी फसलें होती हैं जो कि शुष्क मृदा में होती हैं, बाजरा हो गई, रागी हो गई, ज्वार हो जाती हैं। इसमें तिलहन अगर बात करें तो राजस्थान जो है वह तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। राजस्थान में झाड़ियां पाई जाती हैं शुष्क मृदा के कारण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन और देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसके आने की उम्मीद है, संभावना है। इसलिए आप निरंतर हमारे वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहें। हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।